जो कि लागू हुआ है 1 अप्रैल 1949। समय समय पे इस एक्ट में संशोधन होते रहे। 1881 से लागू हुआ था अंग्रेजों के समय से, क्योंकि उसके पहले से चली थी, लेकिन हमको हिस्ट्री नहीं पढ़ना, जरूरत का चीज बस ही है, तो हम इसको ध्यान देंगे। लागू हुआ 1 अप्रैल 1949 से। इसका नाम है कारखाना अधिनियम 1948। तो दोस्तों, जो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था पेनाल्टी वगैरह और छुट्टियां किस प्रकार से, आपके काम के घटने कितने होंगे, आपको ओवर टाइम कैसे मिलेगा, साल में आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, आप कैसे करते हैं, आपके काम की टाइमिंग क्या होगी, और क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि क्या क्या लाभ हमारे आश्रितों को मिल सकते हैं। आश्रित समझ रहे हैं, आपके माँ बाप, आप भाई बहन, ऐसे वो लोग जो आपके साथ रहते हैं, आप पे आश्रित हैं, वो भी लाभ ले सकते हैं। लाभ क्या? जैसे पास, पीटीओ, ये जो आपको मिलते हैं सरकार द्वारा। मेडिकल सुविधा बहुत बड़ी सुविधा होती है, बात करिए जरूर इस पे। तो ये जो सुविधा होती है, ये हमें कैसे मिल सकती है? तो कैशलेस मिलती है हमें, और प्राइवेट हॉस्पिटल और परिवार के अलावा से बच्चों को पढ़ाते हैं, या नाबालिग भाई बहन जो भी हमारे पास ऊपर आश्रित, कैसे हम उनके लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता, यानी मिलना ही मिलना है, हम उनको प्राप्त करते हैं। जैसे मेरे बच्ची पढ़ाई, अब होता है 27-28 प्रति वर्ष, यानी 35-36 हजार, तो 2 बच्चे किसी को मिलता है। आप लोग खैर छोटे ही, अभी शादी नहीं हुई होगी। और कैसे हमको काम करना है, कैसे हम काम को सुरक्षित रूप से कर सकते हैं, इसी में हमने आप लोगों को आरएल के बारे में बताया था, रेस्ट लीव के बारे में, और एचओडी के बारे में बताया था। लेकिन अब अगर हम इस अधिनियम के बारे में बात करेंगे, और दोस्तों, जब भी कोई भविष्य में परीक्षा होगी, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, कारखाना अधिनियम किन पे लागू होता है, यानी 20 से अधिक कर्मचारी हैं उन पे लागू होगा, और 10 से अधिक हैं यदि पावर सेक्टर से संबंधित उन पे। क्या रेलवे कर्मचारी पे लागू होता है? ऐसे रेल कर्मचारी जो कारखाने से संबंधित है उन पे लागू होता है, लेकिन शेड होता है। शेड लोग को देखेंगे आपने, क्योंकि शेड में दूसरा काम होता है, लेकिन वर्कशॉप में दूसरा काम होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि रेलवे परिवहन के अंतर्गत दोनों काम करता है। एक तो यात्रियों की आवागमन की सुविधा, दूसरे सामान मटेरियल की माल ढुलाई। इसी के अंतर्गत हम अपना प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, जितने भी प्रकार का रख रखाव होता है उससे हम करते हैं, और मेंटेनेंस से संबंधित कार्य के भाग के रूप में आप भी हैं। यानी कि ये जो वर्कशॉप है, ये मेंटेनेंस का जो भी कार्य होता है, जो भी हमारा आउटर संबंध, यानी हम सब उसी के कर्मचारी हैं, उसके भाग हैं। तो ये हमारे, दूसरी बात, जब कारखाने को हमने समझा तो श्रमिक, यानी कौन वो कर्मचारी हो सकते हैं जो जिन पे लागू होता है। तो यानी कि जब आप वर्कशॉप में आओगे तो पहले क्या होता था, जैसे जब लोको डिसमेंटल हुआ तो उसमें से बहुत बड़े बड़े पार्ट्स निकलते थे, और जाहिर सी बात है जब रेलवे में इंजन डिसमेंटल होगा तो उसमें से जो पार्ट्स निकलेंगे, तो बहुत बच्चे अब एंट्री कर रहे हैं। अब ये बच्चे नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना करें, 10 मिनट के अंदर आ जाएं। तो जब ये पार्ट्स लोको डिसमेंटल होता है, ये पार्ट्स बाहर आते हैं, तो काफी आप लोगों ने देखा होगा ग्रीस और काफी ज्यादा, और डीजल शॉप में तो भरमार है इस चीज की।
तो एक बड़ा भाग स्टाफ का उसको साफ करता था और लगभग सब टेक्नीशियन खुद ही करते थे और फिर उसको जो भी खराब होता था उसके अंदर से उसको चेंज करके उसको फिट करते थे। अभी क्या हुआ है कि मुख्य सफाई का काम जो ग्रीस और ये सब चीजें होती हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया गया है। लगभग वैसे तो काफी काम दिए जा रहे हैं लेकिन ये काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया है। तो वो भी कर्मचारी हमारे साथ ही काम करते हैं। तो वो भी इस एक्ट का फायदा प्राप्त करते हैं, सिर्फ आरपीएफ को छोड़ करके। आरपीएफ इसके अंतर्गत नहीं आएगी क्योंकि वो सशस्त्र बल के अंतर्गत आता है और वो एसोसिएशन अपनी बना सकते हैं बस, यूनियन भी नहीं। तो खैर हमें उनकी बात नहीं करनी है, इतना ही जानना है कि हाँ कभी पूछा जाए तो आरपीएफ इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वर्कशॉप में परमानेंट कर्मचारी जैसे आप आए और कैजुअल लेबर पुरानी भाषा में बोला जाता है, वो दोनों लोग मिल के काम करते हैं। अब कैसे और कितना घंटा हमारा होगा और उसके बाद जो भी हमको ओवर टाइम मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था कि हर हफ्ते हमको एक छुट्टी मिलती है। सब देखिए नियम फिक्स है कैसे, क्योंकि कैसे आप स्वस्थ रहेंगे, कैसे आप काम करेंगे अगर आपको छुट्टी भी नहीं मिली। एक तरीके से संडे के दिन भी आपका ड्यूटी में ही माना जाता है, तभी आपको उसकी सैलरी मिलती है। लास्ट टाइम मैंने आरएल के बारे में आप लोगों को बताया था कि कुछ बच्चों ने मुझसे दोबारा पूछा था कि सर आरएल क्या होती है, तो मैंने बताया था कि उसको संडे को अगर हमको छुट्टी मिलती है और हम उस दिन काम करते हैं, आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप में से कई बच्चे बाहर के हैं, लगभग बाहर के बच्चे हैं और उनको आना जाना होता है। तो वो 3 दिन आगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और 3 दिन पीछे, 3 दिन नहीं 2 दिन पीछे, थर्सडे फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे आप ड्यूटी पे होंगे तब ये बुकिंग होती है, इसका हमको लाभ मिलता है। इसी प्रकार से हम रात में कितने घंटे काम करेंगे, नाइट, इसके बारे में शायद नहीं बताया था। मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की 15 दिन की नाइट ड्यूटी लगी है, तो आप मंडे टू फ्राइडे तो नाइट अलाउंस भी मिलेगा और नाइट में आएंगे। सैटरडे को आप नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक आप सैटरडे को मॉर्निंग में आओगे और संडे नहीं आओगे। 15 दिन की है तो जितने भी दिन पड़ेंगे, या 1 महीने की है तो जितने भी ड्यूटी होगी इसी प्रकार से कंटिन्यू होगी और आपकी बाकी का नाइट अलाउंस आपको मिलेगा, यह आपका अधिकार बन जाता है ना। ये फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आता है। अभी बायोमेट्रिक व्यवस्था शुरू हुई है और साथ ही साथ पहले सिर्फ बूथ पे ही एक कार्ड मिलता था जिसके ऊपर आपको हाजिरी लगानी रहती है, अभी भी लगाएंगे। तो जो बूथ के ऊपर आपके नाम के साथ वो केवल आपका ही कार्ड होगा, उसी के ऊपर आपका पूरा लिखा जाता है, आपका ओवर टाइम, आपका इंसेंटिव है या आपका नाइट अलाउंस। नाइट अलाउंस भी अच्छा खासा होता है, तो ये सब उसी पे लिखा जाता है। ऐसी शक्ति होती है कि उसको उसकी सैलरी बनानी है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी आता है। और कुछ बच्चे ही होते हैं या कर्मचारी होते हैं जो पैसे दे देते हैं कि सर ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं वैसे। ऐसे में जो कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं उनका कई बार नुकसान हो जाता है, उनका ओवर टाइम नहीं लग पाता। क्यों दोस्तों? ये क्योंकि हम छोटा काम नहीं करते। रेलवे वालों को वर्कशॉप में छोटा काम नहीं होता, हैवी काम होता है। बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, लोगों को हम डिसमेंटल करते हैं, लोग को पूरा क्रेन से उठ के हमारे ऊपर से गुजरता है। बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं जिनको हम 5-5 6 कर्मचारी मिलकर के एक साथ डिसमेंटल करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो कमाई होती है बहुत मेहनत की कमाई होती है और ऐसे में ऐसे लोग उसका शोषण करने की कोशिश करते हैं। तो जिनको भी ये सब रूल्स पता होते हैं वो उसको लागू करवाते हैं। अगर नहीं लागू किया है, कट गया है, तो उसको नेक्स्ट सैलरी में कम्प्लीमेंट्री के रूप में लगवाया जाता है, क्योंकि अगर छूट गया तो छूट गया। इसीलिए कहा जाता है पे स्लिप अपनी संभाल के रखिए हमेशा की। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, एक चेकबुक टाइप की फाइल आती है, ले लिया, जितनी भी पे स्लिप मिलेगी पूरी लाइफ टाइम की संभाल के रखना है। तो दोस्तों जब भी हम
सर्विस करते हैं, तो वहां पे हम कैसे काम करेंगे, कितने घंटे होंगे। जो एक्ट हमने आपको एक पीडीएफ भेजी है, इसमें बताया गया है कि इसका क्या उद्देश्य है, कैसे ये लागू होगा, जी कौन श्रमिक होगा और कितना काम करना है, हफ्ते में कितने घंटे काम करना है। इसीलिए इसी के साथ ही आपको स्पोर्ट्स, खेल कूद और अन्य प्रतियोगिताओं की भी सुविधा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती। लास्ट टाइम मैंने आपको एचओडी के बारे में बताया, मैंने शायद घटना बताई थी आपको कि ये जो आरपीएफ गेट है, आप यहाँ से एंट्री करते हैं, इसी के जस्ट बगल में एक गेट है जहाँ से एक ट्रक निकल रहा था। तो हमारे जेई और एक टेक्नीशियन वहां पे खड़े थे। ट्रक जो है वो ऊपर वाले पिलर से लड़ा और वो गिरा। ऑन स्पॉट हमारे एक जेई खत्म हो गए और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ। और प्रशासन ने कोशिश की कि ये दिखाने की कि ये तो बाहर घटना घटी है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि बेनिफिट मिलने के नियम बहुत कठिन है और कटते बहुत आसानी से। अधिकार आपका शोषित बहुत आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, काफी विरोध हुआ और अंत में प्रशासन को मानना पड़ा कि नहीं, घटना अंदर ही हुई है। क्योंकि मैंने बताया था एचओडी के लिए एक फॉर्म होता है जो 24 घंटे में हमको अपने 2 कर्मचारी साथियों से विटनेस करा के प्रशासन में जमा करना होता है। ऐसी स्थिति में घायल कर्मचारी को जब तक भी वो स्वस्थ नहीं होता है, पूरी की पूरी सैलरी ऑन ड्यूटी मानते हुए दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम है एचओडी, हर्ट ऑन ड्यूटी। कठिन नियम इसलिए भी है दोस्तों कि कई लोग गलत रूप से इसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत कठिन है तो अक्सर अन्याय भी हो जाता है। तो इसके साथ ही साथ हमारे खाने पीने की व्यवस्था, कैंटीन और रीजनेबल रेट पे प्लस सही खाना, वो सारी व्यवस्थाएं इस एक्ट में होती हैं। इसके अलावा एक कर्मचारी का नाम आता है जिसे बोलते हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर, हित निरीक्षक। हित निरीक्षक का कार्य होता है, कई प्रकार के कार्य करता है कर्मचारी से संबंधित। आजकल जैसे मुख्य काम है, एक एक और अच्छा व्यवस्था रेलवे में इसी एक्ट के अंतर्गत शुरू की गई है, सिंगल विंडो व्यवस्था। अपने लोको वर्कशॉप में भी ये व्यवस्था शुरू की गई, सिंगल विंडो व्यवस्था, जहाँ पे वेलफेयर इंस्पेक्टर बन बैठता है। आप लोग भी एग्जाम क्वालिफाई करके ये सब पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ टैलेंटेड कोटे से आप इन पोस्टों पे जा सकते हैं। अगर योग्यता है तो आप एग्जाम दे सकते हो। और कई बच्चे ही जाते हैं जो इस समय लोग हैं इन पोस्टों पे, वो कर्मचारी से ही गए हैं। तो दोस्तों, सिंगल विंडो व्यवस्था जो लागू की गई, यानी अगर किसी को कि ये जो मैंने आपको बताया है इस एक्ट के अंतर्गत शोषण होता है, आपसे ज्यादा काम कराया जाता है, कार्य के दौरान आपको चोट लगी और आपको सुविधा नहीं मिल रही है, आपका ओवर टाइम, आपका नाइट अलाउंस, आपकी मेडिकल सुविधा, किसी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों वो सिंगल विंडो पे हम शिकायत कर सकते हैं और वहां से वो रिसीविंग प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद वहां से उस वेलफेयर इंस्पेक्टर का कर्तव्य है कि वो उस कार्रवाई को प्रारंभ करे और जैसा भी उसमें डिसीजन होता है वो अपने प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराए। और अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई मिसबिहेव हुआ है तो उसको सही कराए, उसका पालन कराए इस एक्ट के अंतर्गत। कई बार ऐसा होता है जब किसी कर्मचारी की कार्यस्थल पे या कार्यस्थल के बाहर भी डेथ हो जाती है, बाहर का कर्मचारी है, नहीं है कोई परिवार में, वैसे भी तो दोस्तों एक ऐसा अमाउंट जो उस समय बहुत मदद करता है, 10,000, 5,000, वो उसके परिवार को तत्काल पहुंच के देना, ये भी हित अधिकारी की ड्यूटी होती है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि पहले के लोग बड़े अशिक्षित होते थे
और जेल में ऐसा माना जाता था। और कुछ पुराने जो वर्ग के ऐसे लोग हैं, उनके दिमाग में वही मेंटेलिटी है, शोषण करने की कोशिश करते हैं, साइन करा लिया, नहीं मिला पैसा, कब मिला पैसा। जब जानकारी है तो आप अपने जो भी साथी होंगे उनके साथ न्याय करवा सकेंगे। और दूसरी बात, जब क्यों नहीं न्याय करवाएंगे, क्योंकि हमारी जो सैलरी होती है उसमें से एक छोटा सा अमाउंट 15-20 रुपए का कटता है कर्मचारी कल्याण कोष के नाम से, वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत है। और वो छोटा तो है, लेकिन क्योंकि संख्या कितनी है, लगभग 2000, 1800 2000 के आसपास अपने कर्मचारी, 20 रुपए भी कटा तो सोचिए कितना कट गया, हर महीने कट रहा है। और उसके बाद भी अगर कोई आपत्ति पे हमारे परिवार तक ये सहायता ना पहुंचे तो कितनी गलत बात है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, वो इन सब चीजों का पालन करवाता है ना। आप एक रजिस्टर बनाइए, किस प्रकार से हम काम करेंगे। बहुत से ऐसे डेंजरस जोन है जहाँ पे हम लोगों को, कर्मचारियों को काम करना पड़ता है ना। पहले बहुत बड़े बड़े फैन लगे हुए थे, सीधे सीधे फैन होते हैं, काफी बड़े उसके पर होते थे। तो जाली टूटी हुई थी, जिसमें जब वो फैन कर्मचारी ने ऑन किया तो उसने उसको खींच लिया। सर इस प्रकार से कटा था कि समझ लीजिए आंखों के ऊपर से कैप गोल गोल निकल गई थी और सामने ही तड़प तड़प के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ऐसी चीजों को नहीं लगाना और ऐसी चीजों पे कर्मचारियों को काम करने के लिए नहीं कहना है। आप साफ मना कर सकते हो। ऐसा दौर आएगा, प्रशिक्षण के दौरान आपके साथ आएगा, कि क्योंकि ऐसा हुआ, मैं कई बच्चों को छोड़ने गया हूँ तो बच्चे मुझसे अपेक्षा करते हैं, तो मुझे से आगे कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा किसी और सेक्शन में ट्रांसफर करा दीजिए, यहाँ का एसएससी ठीक नहीं है। क्योंकि वो दबाव डालते हैं आपसे आउटटर्न लेने के लिए। अब जैसे मान लीजिए आप टैक्स एंड मोटर में काम कर रहे हैं और अब आपको किसी चीज की ग्राइंडिंग करनी है, आपने ग्राइंडर लगाया, लेकिन वहां पे क्या है, प्लग नहीं है, खुला तार है। तो एक आपसे कहेगा सीधे लगा दो, एक तार को लोहे में भागिए, एक बांधिए, एक तार को अगर मीटर में लगाइए, अर्थ मिल जाएगा। लेकिन कितना रिस्की होता है। हमारे एक मित्र हैं खुशीराम मीना जी, राजस्थान के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहनती कर्मचारी। अब कहते हैं ना, जो काम करता है उसी का शोषण भी कभी कभी ज्यादा होने लगता है। तो उस वक्त मैं वर्कशॉप में ही था, तो ये मेरे सामने की घटना है कि उसके ऊपर दबाव डाला गया। बहुत ज्यादा एज नहीं होगी, बच्चा मुश्किल से 28 साल का होगा। तो उससे कहा गया, 28-30 साल का बच्चा होगा, उससे कहा गया कि आप ग्राइंडिंग का काम करना है, आपको लोको डिसमेंटल लोके मोटर आई है लगना है, आप जो है ग्राइंडिंग काम स्टार्ट कीजिए। तार खुला हुआ था, तो दोस्तों उसने वैसे ही बांधा और लगा दिया। और जैसे ही उसने मीटर पे छुआया, पता नहीं अब कहीं से अर्थ था क्या था, भाड़ से आग निकली और उसका पूरा मुंह दोस्तों काला हो गया और बाल उड़ गए। मेरे सामने की घटना है। तो क्योंकि हम लोग थे, फटाफट उसको अस्पताल ले गए और सब कुछ कराया, उसका ट्रीटमेंट कराया गया। लेकिन दोस्तों अभी भी उसको कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है। एक और साथी ने कहा कि क्योंकि ये बाहर का है, हमको इसकी मदद के लिए इसके साथ रहना है, तो उसको छुट्टी नहीं दी गई थी। खैर हम लोग थे तो दबाव बनाया गया, तो उसको सुविधा मिल पाई। क्योंकि बाहर के बच्चे रह रहे हैं, अगर बाहर उसका साथी ही उसकी मदद कर पाएगा, और कौन, माँ बाप तो तुरंत आ नहीं सकते। अपने रेलवे का हॉस्पिटल में भर्ती कराया, खैर चेहरा वगैरह सब सही हो गया उसका। ईश्वर की कृपा थी, बच गए, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो दोस्तों जब भी कभी ऐसे कार्य में हमको लगाया जाए, तो ये हमारा अधिकार है कि हम उससे मना करें, या हम उससे कहें कि हमको लिखित रूप से दीजिए कि इस काम को हमको करना है। क्योंकि उसको तो हाथ से काम करना नहीं है, उनको आपकी बुकिंग करना है। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है। तो दोस्तों एक तरीके से इसका एक उद्देश्य भी क्लियर होता है कि ये कर्मचारियों के जितने भी हित, अधिकार, संरक्षा होती है उसमें उसकी मदद करता है।
मेडिकल फैसिलिटीज, आपको पता है दोस्तों, अब इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स जोड़ दिए गए हैं। और जब रेलवे से आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा तो आपको कोई पैसा नहीं देना है वहां, और हमको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज लेनी। याद दिलाइएगा तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि सेंट्रल हॉस्पिटल हमारा दिल्ली है और वहां से फिर कई अन्य हॉस्पिटल हैं, तो इसको हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे, कैसे हम माँ बाप भाई बहन को भी ये सुविधा दिला सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हमने आपको पीडीएफ भेजी है, नहीं तो हमसे कहा जाता कि इसको एज ए लेक्चर बोल करके आपको लिखाएं। अब आप लोग देख चुके हैं कितना मटेरियल है, अगर लिखाते तो फिर हम लिखाते ही रह जाते। तो एक तरीके से अच्छी बात है कि हमने आपको पीडीएफ के रूप में भेजा है, आपके मोबाइल में ये सभी टॉपिक सुरक्षित रहेंगे और कॉपी में भी आप लिखेंगे। महत्वपूर्ण चीजें हैं, टेक्निकल जानकारी तो आपको होना जरूरी है, कई लोग इसमें आईटीआई होल्डर हैं, लेकिन ये भी जानकारी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय रखती है। सर साल में कितनी छुट्टी मिलती है? खत्म होने दीजिए लेक्चर, अभी बताते हैं, फिर पूछिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा। अभी किसने पूछा, पहले नाम बताइए अपना, क्योंकि वो स्क्रीन ऑफ हो गया है। हाँ, अमित सर, अमित कुमार। अमित कुमार, तो सब लोग आवाज तो सुन ही रहे होंगे। तो दोस्तों, साल में कितनी छुट्टी नहीं मिलती, ये प्रश्न नहीं होगा। आपका प्रश्न होगा साल में कितने प्रकार की कितनी छुट्टियां मिलती हैं, क्योंकि आपको एक छुट्टी नहीं मिलती है ना। ये पूरा एक टॉपिक है जो आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपने पूछा है और आप बाहर भी हैं अभी, तो इसका प्रयोग आप लोग सबसे पहले करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कैजुअल लीव जिसे सीएल बोलते हैं, साल में 8 मिलेंगे। साल में 8। ये छुट्टी आप कभी भी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। घर बैठे नहीं आए 2 दिन, आपने सीएल दे दिया, चल जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से 3, 4, 5, 8 दिन आपको ऐसा करने का अवसर मिलेगा पूरी नौकरी के दौरान। लेकिन इसको बचा के रखते हैं लोग अधिकतर दिसंबर वगैरह महीने के लिए, क्योंकि महीना बहुत ठंडक का होता है, कोहरा पड़ता है जी। उस समय के लिए ही छुट्टियां बचा के रखते हैं लोग। एलएपी मिलती हैं 30, फुल फॉर्म इसके बाद में बताएंगे, लिखाएंगे। एलएपी मिलती हैं 30, 15 मिलेंगी जनवरी से जुलाई तक, और बाकी की 15 मिलेंगी जनवरी से जून तक, और बाकी की 15 मिलेंगी जुलाई से अगस्त तक। ठीक है, हर महीने 1.5 या 2.5 का एवरेज होता है इसका, 1.5 का एवरेज होता है, सॉरी 2.5 नहीं होता है। और ये आपको 15-15 करके 30 मिलती हैं, इन्हें आप जोड़ सकते हैं। ये जो आप जितनी आप बचा लेंगे, अगले साल आपका बैलेंस जो है जुड़ जाएगा। ये टॉक टाइम खत्म नहीं होता है, लेकिन सीएल में खत्म हो जाता है। इसी तरह 20 कंपनसेंट्री मेडिकल लीव मिलती है, जो कि 2 मिला के 1 होती है। साल में 10, 20 मिलेंगी जो कि 10 हो जाती है। ये भी आपको 10 मिलेंगी जनवरी से जून, और जुलाई से दिसंबर 10 मिलेंगी, यानी 5 इधर 5 उधर। इस तरीके से मिला करके ये सारी छुट्टियां मिलती हैं। पढ़ाई के लिए भी छुट्टियां मिलती हैं, अन्य भी कई प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं। पैटर्निटी लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है। कई बच्चों को पता होगा, ये छुट्टी एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा नहीं, एक अच्छा विषय है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, 30 एलएपी 8 कैजुअल लीव आपको मिलती है। तो ये जो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको पीडीएफ भेजा है, इसको पढ़िए। और इसका मैं पूरा भाग शायद मैंने आपको भेजा है, अगर नहीं भेजा है तो मैं आधा और भेज दूंगा। और इसके अंतर्गत मेडिकल की सुविधा और इसके बाद आश्रित आपको मैं बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, फिर अब हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ओके सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर।